झारखंड एक ऐसा राज्य जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज का ढेर बना हुआ है और भारत के उन तमाम राज्यों में से आता है तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज देते हैं, मिनरल्स देते हैं। इसमें से कोयला, लोहा, बॉक्साइट, ये सारी बहुत सारी मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक वीडियो देखें। कोई भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। भारत माता की जय होना चाहिए ना। झारखंड से हम जानते हैं, झारखंड को कोई नहीं जानता है। पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। आज पबजी खेलते हैं, कहां से हो भाई? झारखंड से हो, कोई जान रहा है? यह एक झारखंड का युवा है। ये बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि झारखंड में सभी मिनरल्स होने के बावजूद भी झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारतवर्ष का पेट भर सकता है। इसका कैपेसिटी इतना है कि यह पूरा भारतवर्ष का पेट भर सकता है। उसके बावजूद भी आज झारखंड इतना गरीब है, तो यह गुस्सा जायज है। यह गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक झारखंड के युवक का नहीं है, यह गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पूरे समस्त झारखंडियों की है। और यह फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा कोई नाजायज नहीं है, यह जायज है। क्योंकि जायज इसलिए है क्योंकि को भी अलग किया गया था, बिहार राज्य से अलग किया गया था 2000 ईस्वी में। उस समय इसका मूल आधार ही था इस राज्य का डेवलपमेंट करना। जिस समय यह बिहार के क्षेत्र में आता था उस समय इसे नजरअंदाज कर दिया जाता था, इसलिए इस बिहार राज्य से अलग करके इसे झारखंड बनाया गया ताकि इसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। लेकिन आज आपको स्थिति मालूम है कि डेवलपमेंट की वजह से और ज्यादा डिग्रेड होते जा रहा है और लोग भूखमरी का स्थिति से यहाँ गुजर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह झारखंड राज्य कैसे अलग हुआ। देखिए, बात यह है कि बिहार के बड़े बड़े नेताओं द्वारा जो कंटिन्यूसली झारखंड को नजरअंदाज किया जा रहा था, तो ये नेग्लिजेंस के कारण यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हताश हो गए और इधर तो किसी प्रकार का डेवलपमेंट का काम हो भी नहीं पा रहा था। क्योंकि यह ऐसा हो रहा था कि यह बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आता था और यहाँ के लोग वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को वोट न भी करे उसके बावजूद भी वह सरकार बनाने में सक्षम रहते थे। तो यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, इनके द्वारा फाइनली झारखंड को अलग करने का जो है वह आंदोलन करा गया और 2000 ईस्वी में इनका आंदोलन को एक्सेप्ट भी करके एक नया राज्य इनको दे दिया गया जिनका नाम था झारखंड। और ये बात कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती है कि झारखंड में को आज 24 साल हो गई और 24 साल में अभी भी यह गरीबी रेखा के नीचे ही है, गरीबी रेखा में ही यह राज्य जी रहा है। आज इस राज्य को जो टाइटल मिला है वह है रिचेस्ट स्टेट ऑफ द पुअर्स। इसका इस टाइटल मिलने का पीछे कारण बहुत सारे मल्टीपल कारण है, उसमें से हम लोग जानते हैं। पहला रीजन इसकी मिनरल वेल्थ है, क्योंकि भारत के अगर टोटल मिनरल्स का बात किया जाए तो इस स्टेट में भारत के 2/5 मिनरल्स अकेले यह स्टेट में अवेलेबल है। देश के 27% कोयला, 26% आयरन और 18% कॉपर अकेले झारखंड में अवेलेबल है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग काफी गरीबी रेखा में रहते हैं, इसीलिए इस स्टेट को रिचेस्ट स्टेट ऑफ द पुअर्स का टाइटल मिला हुआ है। रिचेस्ट स्टेट मींस यहाँ का जो वेल्थ है, मिनरल्स है, बहुत सारा यहाँ पर मतलब बहुत सारा संपत्ति रखा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी गरीब हैं। नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार देखा जाए तो भारत देश में झारखंड आज भी 23.34% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। यानी आज भी यह राज्य हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच नहीं करता है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी चौपट है, एजुकेशन सिस्टम भी चौपट है और यहाँ के लोगों का रहने का तरीका भी चौपट है। यह मैप देखिए, इसमें यह बताया गया है कि झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 15% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है, जबकि वेस्ट सिंहभूम, पाकुड़ और साहेबगंज जैसे जिलों में तो यह परसेंटेज उठ करके 45% भी चला गया है। मतलब वहां की आधी जनसंख्या वो पूरी तरीका से गरीबी रेखा में जी रही है। झारखंड की पर कैपिटा इनकम की अगर बात किया जाए तो इसकी इनकम लगभग 92,000 पर ईयर है, जो कि नेशनल लेवल की ऑलमोस्ट हाफ है। मतलब नेशनल लेवल की जो इनकम है लगभग आधा इनकम, सोच लीजिए, सोचने की बात है, आधा इनकम झारखंड की है। और इसके अलावा यहाँ पर लगभग 26% जनसंख्या ट्राइबल्स की है, जिसको लगातार इग्नोर किया जा रहा है। करप्शन इतनी चरम में है कि जो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आते हैं, फॉर्म आते हैं, उनको कैंसिल करना पड़ता है। अब जैसे कि फरवरी 2024 में झारखंड सीजीएल का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। झारखंड पीएससी की एग्जाम की खबरें में इसकी पेपर लीक की जो है इंफॉर्मेशन सामने आई और यहाँ तक कि झारखंड की जनरल ग्रेजुएट एग्जाम को भी कैंसिल करने का बात आ रहा है। इन सभी परेशानियों से यह पता चलता है कि झारखंड रूट लेवल से टॉप लेवल मतलब जड़ लेवल से ऊपरी लेवल तक पूरी तरीका से तहस नहस हो चुका है या पूरी तरीका से डिस्टर्ब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के पॉलिटिशियन जो है वो झारखंड को जकड़ के रखा हुआ है, चाहे वह कोई भी पार्टी के हो। जितने भी अभी तक यहाँ पर जितने भी पार्टियों के मुख्यमंत्री शासन किया, सबको यहाँ के जनता को, यहाँ के जो संपत्ति को है वह लूटने का ही काम किया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम झारखंड के इस कॉम्प्लेक्सन को समझ
समझते हुए जानेंगे कि कैसे फेल्ड गवर्नमेंट, पॉलिसीज माफिया, गुंडा राज और नक्सलिज्म ने झारखंड को रिच स्टेट ऑफ द पुअर बना दिया। दोस्तों, झारखंड का पीछे रहने का सबसे बड़ा रीजन है ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। दोस्तों, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उस समय सबसे पहला जो काम था यहाँ के सरकार को, यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना। तो इंडस्ट्री सेटअप करने में सबसे पहला जो पॉइंट बनता था वह दो जगह बनता था। एक, जिस राज्य में मिनरल्स अवेलेबल हो, दूसरा जिस राज्य में पोर्ट हो। पोर्ट का मतलब आप लोगों को समझाते चलूं कि मतलब जिस राज्य से जो समुद्री एरिया से जो अटैच हो, बंदरगाह हो। बंदरगाह मतलब उस क्षेत्र से जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छे से किया जाए। मतलब इन दोनों जगहों को अच्छे से टारगेट करना था। तो इंडस्ट्रियलाइजिस्ट को जो है ये बताया गया कि आप लोगों को ऐसा जगह चूज करना है जहां पर बहुत सारा मिनरल्स अवेलेबल हो। तो जितने भी इंडस्ट्रियलाइजिस्ट थे वह प्रीफर करना चाहने लगे वैसे जगह जहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, क्योंकि वहां पर सभी कुछ लोगों को सस्ता में मिल जाता और अच्छे से मिल जाता। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम था चीजों को एक्सपोर्ट करना। तो ऐसे में जब लोगों को जो है मिनरल्स वाले स्टेट को लोग चुनने लगे कि सरकार को जो है बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी कि ऐसे में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन संभव ही नहीं है। वही राज्यों को जो है डेवलपमेंट होगा जिस राज्य में बहुत सारा मिनरल्स हो। उसमें से एक उस समय का बिहार यानी आज हमारा झारखंड भी अवेलेबल था। तो सरकार को उस समय यह चिंता सताने लगी कि आखिर यह इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोई एक जगह कंसंट्रेट ना करके पूरे भारत में इसे कैसे फैलाया जाए। तो इसलिए 1952 ईस्वी ने भारतीय सरकार ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर के आई और यह पॉलिसी में यह बताया जाता है कि भारत में हर राज्यों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से डेवलप करना, इंडस्ट्री सभी राज्यों में बराबर तरीके से डेवलप करना। इसके अनुसार लोग भारत के किसी भी राज्य में इंडस्ट्री को स्टेब्लिश कर सकते थे और इसके लिए भारत सरकार लोगों को मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। सब्सिडी मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर मान के चलिए आप झारखंड का मिनरल्स आपका है और झारखंड में छोड़ करके आप दिल्ली में अपना इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं तो झारखंड से दिल्ली में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिनरल्स के लिए आपको भारत सरकार डिस्काउंट देगी और आपको हेल्प करेगी वहां से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ताकि आपको सस्ता लगे सब। और गलती से या फिर जैसे भी आप समझें, यह पॉलिसी फाइनली उन सभी राज्यों को हर्ट किया, सभी राज्यों को डैमेज किया जहां पर मिनरल्स अवेलेबल थे, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसे राज्यों को सेलेक्ट करने लगे जहां पर बंदरगाह अवेलेबल है, मतलब वैसे राज्य में जहां पर पोर्ट्स अवेलेबल हैं जहां से वह एक्सपोर्ट कर सके। उस समय तो भारतीय सरकार लोगों को डिस्काउंट देने लगी वहां से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो सभी लोग इन राज्यों को नजर लगाना छोड़ दिए और फाइनली ऐसे राज्यों को चुना जहां से उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छे से चल सके, जिस कारण यहां पर इंडस्ट्रीज नहीं बैठने लगी, जिसमें से वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम के साथ साथ उस समय का बिहार मतलब अभी का झारखंड भी शामिल था। और यही फाइनली ऐसा हुआ कि जो मिनरल रिच स्टेट जितने थे उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन फाइनली रुक गया। यह नियम आने से पहले अगर हम लोग कंपेयर करें इस नियम के साथ तो उससे पहले यह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इन सभी स्टेट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी थी। टाटा और डालमिया जैसे बड़े बड़े कंपनियों ने उस समय बिहार में अपनी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश कर दी और ज्यादातर इंजीनियरिंग कंपनियां भी उस समय वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश थी। लेकिन यह पॉलिसी आने के बाद भारत सरकार का यह सपना था कि इस पॉलिसी सभी राज्यों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और सबको एक अच्छा इंडस्ट्री हब बना देगा। लेकिन ये समझ लीजिए आशीर्वाद के जगह में अभिशाप में यह तब्दील हो गया और सरकार का तो काम सही हुआ कि जो मतलब दूसरे राज्य हैं जहां पर मिनरल्स अवेलेबल नहीं है उस राज्यों का विकास होगा, लेकिन फाइनली उस राज्यों में विकास रुक गया जहां पर एक्चुअल में विकास होना चाहिए था। तो सरकार को बाद में यह समझ में आई कि भैया हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है और फाइनली 40 साल बाद 1993 ने गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इंडस्ट्री जहां जहां बैठना था वहां पर बैठ चुकी थी। 40 साल काफी समय होता है। इस वजह से जहां पर इंडस्ट्री चलने लगी वहां पर इंडस्ट्री चलने लगी, सारा बिजनेस सेटअप हो गया, किसी को कोई प्रकार का परेशानी नहीं हो रहा था। तो कोल हो या फिर बाकी मिनरल्स हो, महंगा भी आने लगी तो लोगों को किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होने लगा और फाइनली हमारे हीरे जैसे राज्य को पूरे कीचड़ में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, अगर झारखंड की बात की जाए तो भारत के लगभग जितने मिनरल्स होते हैं उसमें से 40% अकेला झारखंड राज्य के पास है। लेकिन यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को इस मिनरल वेल्थ का कभी फायदा नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा इसमें से कारण है कि समय के विकसित होने के साथ साथ कोल माफिया धीरे धीरे जिसे हम लोग रंगदार कहते हैं, रंगदार लोग जो है धीरे धीरे इस क्षेत्र में कब्जा करते चले गए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी के एक ऑफिशियल ने यह बताया था भारत के वह सभी एरियाज मतलब राज्य जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिच हैं, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन बसे हुए
हैं वहाँ माफिया कल्चर एग्जिस्ट करता है, चाहे वह कोयला हो, आयरन हो या फिर बालू। झारखंड में यह कैसे हुआ देखिए, 1970 से पहले झारखंड में प्राइवेट कोल माइनिंग वाले वर्कर जो थे यह माइनिंग किया करते थे, मतलब यहाँ प्राइवेट लोगों को कोल माइनिंग का अधिकार दिया हुआ था। लेकिन आजादी जब हुआ उसके बाद यहाँ के स्टील कंपनियों को जो है बहुत ज्यादा कोयला का जरूरत होने लगा, क्योंकि स्टील कंपनियों को ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल कच्चा माल का जरूरत पड़ता था वह था कोयला। तो फाइनली सभी प्राइवेट माइनर्स जो थे, प्राइवेट कंपनी जो थे, प्राइवेट लोग जो थे, इनको बताया गया कि आप जो है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोल का उत्पादन करें और यह इंडस्ट्रीज को जो है सारे जरूरी के चीजों को पूरा करें, मतलब जितना भी जरूरी है कोयला वह कोयला उतना ज्यादा आप दें। लेकिन फाइनली ऐसा न हो पाया, क्योंकि इनके पास ना उस समय एक अच्छा रिसोर्सेज था, किसी प्रकार का इक्विपमेंट नहीं था और ये गलत तरीका से कोयला का माइनिंग भी करते थे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए सेफ भी नहीं था। और साथ साथ में यहाँ के जो लेबर्स के वर्किंग कंडीशन थे वह भी काफी ठीक नहीं थी। इस सभी को देखते हुए 1970 में जो ये कोल कंपनी जो है इनका नेशनलाइजेशन करने का डिसीजन दिया गया, मतलब उससे पहले लोग पर्सनली कोई प्राइवेट आदमी आराम से कोयला कोड़ के जो है बेच सकता था, लेकिन 1970 में इसको फाइनली नेशनलाइज कर दिया गया और नेशनलाइज माइंस को फाइनली मैनेज करने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को दे दिया गया। यानी अब कोल माइनिंग के लिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनीज ही जो है वह टेंडर फाइल कर सकती थी, कोई प्राइवेट कंपनी टेंडर फाइल नहीं कर सकती थी। और यह कंपनी जो फाइनली चलता था, ये सभी कंपनी उस समय के सबसे ज्यादा अमीर और पावरफुल लोग ही उसे मैनेज करते थे। इसे आप लोकल में जब रोड बनती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। जब भी लोकल में अगर गांव में रोड बन रही है, किसी पंचायत में, किसी शहर में रोड बन रही है, तो वहां पर जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसके पास पावर रहता है, पैसा रहता है, दोनों रहता है, वही वह कॉन्ट्रैक्ट जीत जाता है और फाइनली रोड बनाने का टेंडर उसी को मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये माफिया यूनियन बना करके जो है अभी भी सारे कोयलेरियों में अपना वर्चस्व बना करके रखे हुए हैं और वहां से रॉयल्टी के रूप में जो है पैसा लेते चलते हैं। अब ये हम लोग समझते हैं कि आखिर ये यूनियन वाले, आखिर ये जितने भी ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जिसको हम लोग कोल माफिया कहते हैं, वह काम कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। ये जनरली जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं या फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ क्लोज रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। क्लोज रिलेशन बन जाता है तो उन्हें फंडिंग करते हैं और फंडिंग करने के बाद जो है अपना काम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। इन्हें कोई बोलने वाला नहीं रहता है, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा होने वाला नहीं रहता है। इसके वजह से अपना जो ऑफिसर्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं और ये फंडिंग करते हैं नेताओं को, तो नेताओं को इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए उन्हें फंडिंग मिल जाती है और वो फाइनली यही आशा में उनसे हाथ मिला लेते हैं कि आने वाले चुनाव में ये हमारे मदद करेंगे हमारी और फाइनली हम पैसा लगा करके चुनाव जीत जाएंगे। और इसी तरह ये सारे जो पॉलिटिशियन हैं वह कोल माफियाओं के चुंगल में फंस जाते हैं, ताकि ये हमेशा लालच में रहते हैं कि इनसे हम जुड़े हुए रहेंगे तो ये हमें फंडिंग करेंगे, जिससे हम चुनाव कैंपेनिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे और फाइनली हम पावर में आ सकेंगे। और पावर में रहने के लालच में ही ये सारा खेल जो है वो साइकिल बना हुआ रहता है। अब हम लोग समझते हैं कि भारत सरकार जो है वो कोयला का ऑक्शन करती है और जो कंपनी अगर ये कोयला का ऑक्शन, जब ऑक्शन होता है और वो उस बिड को जीत जाती है तो फाइनली जब ऑक्शन जीत जाती है तो फाइनली उसे 1 टन कोयला ले जाने के लिए लगभग 1200 रुपया का जो वीआईपी चार्ज होता है, जिसको गुंडा टैक्स कहते हैं, उसे यूनियन को देना रहता है। और ये इतना ज्यादा अपना वर्चस्व बना चुके हैं कि अगर आप बिड जीत चुके हैं, ऑक्शन से अपना बिड जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इन्हें गुंडा टैक्स नहीं देते हैं, अगर इन्हें जो यूनियन को अगर आप पैसा नहीं देते हैं, तो आपको पता चलता है कि किसी प्रकार से आप कोयला वहां आपकी गाड़ी खड़ा रह जाएगी। आप एक सिंगल टन भी वहां से आप कोयलरी से कोयला आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि लोकल कोल माफिया उसे कोयला भरने ही नहीं देते। यह सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड हर साल लगभग 32 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसमें से 10 मिलियन टन जो कोयला है ये माफियाओं के ही पास चला जाता है, चाहे वो पैसे के रूप में चला जाता है या टैक्स के रूप में चला जाता है या ये कोयला ही उठा लेते हैं। प्रभात खबर के 22 नवंबर 2022 की रिपोर्ट में यह बताती है, धनबाद कोयला चोरी के वजह से लगभग प्रतिदिन 10 से लेकर के 15 करोड़ तक का नुकसान सहन करती है। बात यहाँ पर यह है कि प्रोडक्शन से लेकर के सेलिंग तक में माफियाओं का वर्चस्व बना हुआ है। ये पूरी तरीका से जो है कोल इंडिया को जकड़े हुए हैं और चारों तरफ से इनका कमीशन बंधा हुआ है और जिस कारण आम लोगों तक इसका फायदा पहुंच ही नहीं पाता। दोस्तों, तीसरा कारण झारखंड को पिछड़े रहने का इसका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी दर्शाता है। झारखंड में अभी तक 24 साल हो गया, 24 साल में अनेक मुख्यमंत्री बने हैं, कई बार तो राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है। कहीं यहाँ पर एक रघुवर दास को छोड़
दिया जाए, यहाँ पर 5 साल की सरकार कभी भी किसी की बनी ही नहीं है। अभी तक झारखंड बेचारा मात्र 24 साल का ही हुआ है, लेकिन ये छोटे से पॉलिटिकल कैरियर में 13 चीफ मिनिस्टर देख चुका है। यानी एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ का हर चीफ मिनिस्टर एवरेज मात्र 2 साल ही शासन कर पाता है। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है, झारखंड का पड़ोसी राज्य में ये एवरेज शासन काल जो है वह 3.5 साल के आसपास रहता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पहला 14 साल में ही यह 9 बार अपना सरकार बदली और 3 बार प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लागू किया गया। राज्य के फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले जो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे वह बाबूलाल मरांडी थे, जो कि उस समय बीजेपी से बिलोंग करते थे, जिनका कार्यकाल लगभग 2 साल 3 महीना था। फिर आने वाले बाकी 13 चीफ मिनिस्टर को इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि आखिर इससे इसका क्या रिलेशन है। देखिए, अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है इसमें इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। जैसे कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं बन पाती है और किसी तरह से कोई पॉलिसीज बन भी पाया तो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो नहीं किया जाता है, उस पर काम नहीं किया जाता है, क्योंकि पिछली सरकार कोई और थी, ये सरकार कोई और है, तो पता चला ये सरकार पिछली सरकार के पॉलिसी को विरोध कर रही है, उसे सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके वजह से हमारी सरकार में जो हमारे राज्य में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचती है, यह हैम्पर हो जाती है। इसलिए इंडस्ट्रीज भी ऐसे जगहों को एकदम प्रीफर नहीं करती जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मेंटेन हो रहा हो। और साथ ही यहाँ की करंट गवर्नमेंट यह सोच करके काम करती है कि आने वाले समय में मेरे को फिर से जीतना है, उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़ जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में कोई सोचता ही नहीं। पर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये भी थे, अगर ये झारखंड को देखा जाए, ये भी तो भारत का है, यहाँ पर इस तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होता क्यों है। तो देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड में देखा जाए तो इलेक्शन में कोई एक सिंगल पार्टी कभी भी डोमिनेंट नहीं होती है, या लोकल पार्टीज को भी देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके कोई और एक सिंगल पार्टी नहीं है जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेंसी अपना दिखा सके, बल्कि यहाँ पर भारत के 2 बड़े बड़े पार्टियां जिनके नाम है बीजेपी एवं कांग्रेस, ये दोनों यहाँ पर अपना डोमिनेंसी दिखाती है। यहाँ पर हर पार्टी का एक अलग अलग वोट बैंक भी होता है, जिसके वजह से वोट डिवाइड हो जाती है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जेबी कैसे, जिसे जो है बाद में जेल कैंप बना दिया गया, या जयराम महतो के द्वारा इसे गठित किया गया। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी महतो वोट बैंक हैं वो दूसरे पार्टियों में जो शिफ्ट हुए थे वो फाइनली जाकर के शिफ्ट हो गए जेल कैंप में। तो फाइनली यहाँ पर भी अपना वोट ये बांट रही है, मतलब महतो प्रजाति के महतो जातियां का जो वोट है वो फाइनली जेल कैंप में शिफ्ट हो गई। इस कारण से किसी भी पार्टी को आज तक क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाया, जिस कारण वो डोमिनेंटली अच्छे से काम कर सके। यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और है कि हर राज्य को अगर देखा जाए तो हर राज्यों में कोई ना कोई एक फेमस लीडर होता है जो कि पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करता है और पूरे भारतवर्ष में उन्हें जाना जाता है। जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ले लिया जाए, बिहार में लालू यादव एवं नीतीश कुमार को ले लिया जाए, यूपी में योगी आदित्यनाथ को ले लिया जाए, मुलायम सिंह यादव को ले लिया जाए। इस तरह झारखंड में कोई बड़ा नेता आज तक बड़ा छवि बना करके आया ही नहीं। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आए हैं, लेकिन इनका कोई बड़ा छवि अभी तक पूरा भारत में बन ही नहीं पाया। दोस्तों, झारखंड में नक्सलिज्म बहुत लंबे समय से हावी है यहाँ पर, जिसके बहुत सारे कारण है। झारखंड में आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका है कि यहाँ का जो ट्राइबल की जो जनसंख्या है वह झारखंड की 26% टोटल जनसंख्या उसमें से ट्राइबल्स ही हैं, लेकिन इन्हें जो है हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार के द्वारा इन्हें किसी प्रकार का कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया और साथ ही इनके जो है अपने जंगल जमीन जितने भी थे उसे छीन लिया गया, जिस कारण इन्होंने अपने अपने घरों से निकल करके नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लिया। सरकार ने इसके लिए रिसेंटली एक कदम भी उठाया रीसेटलमेंट करवाने का। आप आइए और आकर के जो आपका जमीन लिया गया, आपका जो घर लिया गया, उसके बदले में आप घर लीजिए और मुआवजा के रूप में कुछ पैसा भी लीजिए और आपको एक सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा। इस कारण से नक्सलिज्म धीरे धीरे झारखंड में खत्म होते जा रही है और करीब करीब यह अब खत्म के ही कगार पर है। ये नक्सलिज्म के ही कारण से बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आने से यहाँ पर हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं यहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, पता नहीं कहां पर ब्लास्ट हो जाए, कहां पर मेरा काम को रोक दिया जाए तो हमारा पूंजी पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए भी लोग यहाँ पर आने से डरते थे। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे मेन स्ट्रीम में अभी भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर भारत का एक इंजन के रूप में देखा जाए तो यह एक झारखंड ही है जो कि भारत को बहुत अच्छी तरीका से चला सकता है। और अगर झारखंड को अच्छे से नहीं सुनहरा जाए, इसे अगर अच्छे से नहीं सींचा जाए तो पता चलेगा कि सारा ये जितना भी प्रॉपर्टी है ये सारा तहस नहस हो जाएगा, जिस कारण से भारत का विकास भी थम जाएगा। झारखंड राज्य में एक अनेकों खूबियां हैं जिसे भारत को एक लीडिंग कंट्री के
रूप में बनाया जा सकता है। जरूरत है बस एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच की, ताकि झारखंड की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और यहाँ के लोगों को डेवलप किया जाए। इसके लिए सबसे पहला जरूरत है यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की। जब तक यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगा, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं पाएगा। कंसिस्टेंट पॉलिसी को बनाया जाए और इसे अच्छे से लागू किया जाए, इसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसको फॉलो किया जाए। झारखंड सरकार की यह काम रहेगी कि किसी तरह का करप्शन ना हो। करप्शन रहेगी तो राज्य डेवलप हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्रीज को डेवलप करे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को जो है इन्वाइट करे झारखंड में, जिससे यहाँ पर आकर के वह रोजगार का अपॉर्चुनिटी लाएं, जॉब अपॉर्चुनिटी लाएं, यहाँ के लोगों को रोजगार दें, यहाँ के लोगों को एजुकेशन, वाटर और भी हेल्थ जैसे रिलेटेड जितने भी सुविधाएं हैं वह बहुत अच्छे तरीका से मिले, जिस कारण से यहाँ के लोगों को माइंड सेट ऊंचा हो और फाइनली वह एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय के रूप में अपने आप को साबित कर सके। परिणाम झारखंड को ग्रोथ मिलेगा। झारखंड में या फिर बाकी और राज्यों में भी देखा जाए तो एजुकेशन में उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन में प्रायोरिटी दिया जाए। आज अगर गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति देखा जाए, आपकी मैं सच्चाई बता दूं, जो मैट्रिक लिखे हुए लड़का लड़कियां रहती है उसे इंग्लिश का 2 लाइन पढ़ने के लिए दिया जाए, हिंदी का 2 लाइन पढ़ने के लिए दिया जाए तो वह हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं उसे पढ़ने के लिए। तो यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि यहाँ के जो ग्रोइंग बर्ड्स हैं, जो यहाँ के नए नए यंग मेंबर्स हैं, वो सारे पार्टिसिपेट कर सके यहाँ के विकास के लिए। यहाँ के लोगों का माइंड सेट चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ के लोगों को परिस्थितियों के चेंज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारतवर्ष में झारखंड की छवि ऑलरेडी एक गरीब और अंडर डेवलप स्टेट की बन चुकी है। इसे चेंज करने की जरूरत है। इस वीडियो को झारखंड के नवयुवक, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग या जितने भी गार्जियंस देख रहे हैं, उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि वह अपने राज्य को लेकर के थोड़े पॉजिटिव हो। किसी विचारधारा को आप सपोर्ट ना करें। पहले जो है प्लस माइनस हर चीज का कंपेयर करने के लिए सीखें। मैं मानता हूं कि शुरुआत में कठिनाइयां बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये कठिनाइयां सॉल्व हो जाएगी। झारखंड के भविष्य आप लोग हैं और आप लोग ही कड़ी मेहनत करके झारखंड का दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। उसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ये इंफॉर्मेटिव लगे तो झारखंड के लोगों को शेयर करें कि उनका राज्य किस तरह से बिगड़ते जा रहा है। अपने आसपास के लोगों को शेयर करें। चलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।